तो हेलो गाइस, चलिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने भाई के यूट्यूब चैनल IAS मैटर में। तो गाइस चलिए आज हम यहाँ से नोट्स को एनालिसिस करेंगे आगे। ये पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान का है, ठीक है ना। जिसमें कि हम यहाँ से पहले ये जो है शून्यकाल से पहले जो है सारा पढ़ा दिए हैं, बता दिए, नोट्स एनालिसिस कर दिए, ठीक है। बता दिए आपका संसद का प्रतिदिन का दिनचर्या क्या है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे, अब जैसे प्रश्नकाल का बात कर लिए तो उसके बाद हम करेंगे बात शून्यकाल का। आप लोगों को बता दिए तो 1 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर तक क्या चलता है, प्रश्नकाल। इसमें संसद मंत्री से प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके बाद दोपहर 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक क्या चलता है, ये शून्यकाल चलता है, ठीक ना। ये सब बातें सारा हम क्लियर कर चुके हैं। तो आप लोगों को बता दें कि टॉपिक यहाँ से शुरू है। शुरू करने से पहले आज जो है महाशिवरात्रि है, शिव पार्वती का। इसके लिए आप सभी का ढेर सारा शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। मेला में आप लोग भी जाइए, आज यहाँ पे भी उत्सव मनाया जा रहा है। भाग लीजिए थोड़ा सा। अब बात है हम लोगों को तो अभी थोड़ा सा तैयारी करिए, स्टूडेंट लोग क्या भाग लेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को विशेष बात पे चर्चा नहीं करनी क्योंकि समय बहुत यदि पढ़ाई करने के बाद समय थोड़ा सा भी बचेंगे तो 5-10 मिनट जरूर जाकर के देख लेंगे ताकि घर के सामने मंदिर है, वहाँ पे शिव विवाह का आयोजन किया गया और शिव विवाह उसी का आवाज़ आप लोगों को बैकग्राउंड में आ रही होगी, ठीक है। तो इस पर ध्यान नहीं देना है, आप लोगों को सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है और ध्यान को एकाग्रित यानी कि फोकस यानी कि लक्ष्य पर फोकस करना है, ठीक है। तो वैसे जैसे हम पढ़ाएंगे यहाँ पे तो आपको सिर्फ हमारे शब्दों पे ध्यान देना है, ना कि बैकग्राउंड में जो भी कुछ कर रहे हैं उन पे ध्यान देना है, ठीक है। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। तो देखिए आज हम बात करेंगे शून्यकाल का, ठीक है। तो शून्यकाल देखिए, शून्यकाल जो है ये 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक चलता है। ये पहले भी हमने आपको डिसाइड कर दिया यानी कि बता दिया यहीं पे, ठीक है। उसके बाद जो है 1 बजे से लेकर के 1 बजे से लेकर के 2 बजे तक जो है ये ब्रेक हो जाता है यानी कि टिफिन जैसे कहते हैं ना, अपना लोग स्कूल जब पढ़ते हैं तो कहते हैं टिफिन हुआ, चलो चलो, तो वही टिफिन हो जाते हैं, क्लियर है। अब हम बात करते हैं इनके बारे में। ये जो कहाँ पे प्रारंभ हुए थे, ये भारत में ही हुए थे। इनके बारे में जो नोट्स आपको पहले समझा चुके हैं, इसमें हम सिर्फ लिखाएंगे, जो पीछे वाला वीडियो नहीं देख रहे हैं देख लें कृपया करके, तभी ये सब समझ में आएंगे आपको, ठीक है। तो यहाँ तक हम समझा चुके हैं, आपको सिर्फ जो है नोट्स जो लिखे हैं वही बता रहे हैं ताकि आप भी। शून्यकाल जो है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक चलता है। और शून्यकाल ये पहले कहाँ पे प्रारंभ हुआ था, तो प्रथम बार भारत में ही प्रारंभ हुआ। ये भी इसमें हम मेंशन किए यानी कि लिखे हैं, तो आप सुन सकते हैं कि लिखे हैं हम कि प्रश्नकाल के विपरीत शून्यकाल का उल्लेख नियम और प्रक्रियाओं में नहीं है, ठीक है। अतः शून्यकाल एक ऐसी अन्य औपचारिक यांत्रिकी है जिसमें सांसद बिना किसी पूर्व सूचना के किसी मामले को सदन में उठाते हैं, ठीक ना। मान लीजिए कोई मामला है वो अचानक उठा देंगे, बल्कि मंत्री को सूचना भी नहीं देंगे कि इस टॉपिक पे हम आपसे प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। तो वो कभी भी कुछ भी प्रश्न उठा सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं, तो बैकग्राउंड में देख सकते हैं गाइस सॉन्ग बज रहा है, इसके लिए कॉपीराइट इशू आ सकते हैं संभवतः। तो चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं, आप लोग देखते रहिए, ठीक है, देखा जाएगा। तो प्रश्नकाल विपरीत शून्यकाल का जो है ये प्रश्नकाल के विपरीत होता है शून्यकाल, ठीक है। और किसी मामले को सदन में उठाते हैं और शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू हो जाता है, यानी कि जैसे प्रश्नकाल खत्म हुआ तो अब शून्यकाल प्रारंभ हो जाता है तुरंत बाद, ठीक है। जैसे शून्यकाल शुरू होता है तो यह एक भारतीय नवाचार है, ये भी हम बता दिए आपको कि ये एक भारतीय नवाचार है और इसकी शुरुआत भी कहाँ हुआ, भारत में 1962 में हुई थी, क्लियर है। अब बात करते हैं भारत यानी कि प्रस्ताव मोशन क्या है। तो प्रस्ताव के प्रकार, प्रस्ताव 5 प्रकार के होते हैं। इसमें प्रस्ताव आएंगे, प्रस्ताव 5 प्रकार के होते हैं। पहला धन्यवाद प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, क्लियर है। तो हम बात करते हैं धन्यवाद प्रस्ताव में। तो देखिए गाइस हमने धन्यवाद प्रस्ताव में क्या लिखा है, तो लोकसभा चुनाव के बाद यानी कि जब लोकसभा चुनाव हो गए, वोटिंग काउंटिंग सारा चीज हो गए और फिक्स हो गए कि ये जीत रहे हैं, ठीक ना। तो लोकसभा चुनाव के बाद बोल रहे हैं ना, तो जो जीत गए सत्र में, अब ये तो बैठक में जाएंगे, पार्लियामेंट का जब बैठक होंगे, सत्र जब सेशन प्रारंभ होंगे तो उसमें बैठक में तो ये व्यक्ति जाएंगे जो जीते हुए हैं। जब ये जाएंगे तो वहाँ पहुँचेंगे तो प्रथम दिन जब शुरू किया तो चुनाव के बाद और पहले सत्र में, प्रथम बैठक में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति संसद को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। और पहले दिन कौन संबोधित करेंगे इन सभी संसद को, तो राष्ट्रपति संबोधित करेंगे और संसद को संयुक्त रूप से संबोधित करते हैं। इस संबोधन में राष्ट्रपति संसद की नीतियों और कार्यक्रमों पर एक रूपरेखा प्रस्तुत करते हैं
और चर्चा के अंत में जो है एक धन्यवाद प्रस्ताव आता है और धन्यवाद प्रस्ताव मतदान के जरिए लाया जाता है और यह प्रस्ताव सदन में पास होना बहुत जरूरी होता है, अन्यथा इससे सरकार की हार भी मानी जाती है। तो पास जैसे बैठते हैं ना संसद में, कभी कभी संसद टीवी यूट्यूब पे जब देखते होंगे तो सब ऐसे ऐसे हाथ दबाते हैं ना, इसी को कहते हैं पास देना, ठीक है। तो इस तरह से जब राष्ट्रपति अपना भाषण लेक्चर उनका खत्म हो जाते हैं, जब भाषण खत्म हो जाते हैं तब अंत में जब वो जाते हैं तो उनको एक धन्यवाद प्रस्ताव वोटिंग होता है। यदि धन्यवाद प्रस्ताव पास हो गए तब तो सरकार ठीक है, यदि प्रस्ताव पास नहीं हुआ तो सरकार को हारा हुआ माना जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं उसके बाद चौथा लिखते हैं अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव का अर्थ होता है कि कोई भी विधेयक पे विश्वास नहीं है, यानी कि विश्वासघात जिसे कहते हैं ना, अविश्वास पे हमको कोई विश्वास नहीं है। तो इस संदर्भ में जो है संसद को अपना सीट त्यागना हो जाता है, यानी कि इस्तीफा देना पड़ जाता है, यानी कि जब ये साबित हो जाए तब, ठीक ना। तो उसके लिए क्या कारण है वो देखिए लिखिए। भारतीय संविधान कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका अर्थ है कि मंत्रिपरिषद अपने पद पर तब तक रहती है जब तक उसे लोकसभा का बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। और दूसरी शब्दों में लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटा सकती है। अब देखिए पहला तो जब जीत के आए हैं तब तक तो वो रह सकते हैं, यदि नहीं जीते तो नहीं आएंगे, तो फिक्स है। यदि जीत के आया है तो रहेंगे, लेकिन दूसरा कंडीशन ये है कि यदि कोई मंत्री चाहेंगे आपको हटाने के लिए तो वो एक अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे आपके लिए, या हो सकता है एक समूह के लिए भी ला सकते हैं, ये पूरे जितना है तो ला सकते हैं। और यदि वो अविश्वास प्रस्ताव पार्लियामेंट में पास हो गए तो आपको वो सीट छोड़ना होगा, ठीक है ना। तो वहीं दूसरी बात कर रहे हैं कि लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद को अपने पद से हटा सकती है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए कम से कम आपको कितना 50 संसदों के सदस्यों की आवश्यकता होती है, यानी कि 50 जो संसद होते हैं, 50 संसद उनका आवश्यकता होगा आपको। इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा में कारण बताने की आवश्यकता नहीं है। अब किस कारण से लाए हैं इनका कोई जरूरी नहीं है कि हम आपको कारण बताएंगे, बस आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं तो लाए हैं, कारण बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक ना। यह प्रस्ताव हमेशा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध भी आ सकता है, आता भी है, ठीक ना। तो ये संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध आता है। यदि ये लोकसभा में पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। क्लियर है, ये चीज समझ गए आप। अब हम बात करते हैं निंदा प्रस्ताव। देखिए निंदा प्रस्ताव का मतलब है किसी का निंदा करना, खुसरो करना, ठेठी लैंग्वेज में जो कहते हैं खुसरो करे, इस तरह से अपना मतलब खुसरो करना, किसी का निंदा करना, उसे निंदा प्रस्ताव। तो देखिए निंदा प्रस्ताव में जो होता है इसमें यदि कोई भी सांसद का निंदा कर रहे हैं तो यदि वो पास भी हो गए तो उनको पद से इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा, क्या कि तो निंदा है और वो अविश्वास है, यानी विश्वासघाती, वैसे भी मालूम है जो विश्वासघाती हुआ उसको हटा दिया जाए, ठीक है ना। उसी प्रकार यह निंदा है, तो निंदा में पद नहीं जाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ देखिए निंदा प्रस्ताव को लाने के लिए कारण बताना आवश्यक होता है और निंदा किस वजह से कर रहे हैं इनका कारण बताना होगा, और अविश्वास प्रस्ताव में कोई कारण नहीं बताना, ठीक ना, इसमें कारण बताना पड़ता है निंदा प्रस्ताव। यह प्रस्ताव किसी एक मंत्री के विरुद्ध, मंत्रियों के समूह के विरुद्ध अथवा संपूर्ण मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जा सकता है और यह मंत्रिपरिषद की विशिष्ट नीतियों और कार्यों के प्रति जो है निंदा करने के लिए लाया जाता है। यदि ये लोकसभा में पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को अपने पद से इस्तीफा देने की आवश्यकता नहीं होती। क्लियर, ये बात हम बता दें। अब उसके बाद है ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। पांचों प्रस्ताव को देख लेते हैं, उसके बाद क्लास यहाँ से प्रारंभ होगी। तो क्लास एक खत्म कर देंगे, शोरगुल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक ना गाइस, देख लेते हैं। उसके बाद हमने तैयार किया ध्यान आकर्षण प्रस्ताव। अब ये संसद ला सकते हैं या तो लोकसभा ला सकते हैं, यानी कि एक संसद ला सकता है, या लोकसभा और राज्यसभा कोई भी ला सकता है। तो यह सदन में किसी अत्यंत सार्वजनिक महत्व के मामले पर किसी मंत्री, याद रखिए मंत्री, किसी मंत्रिपरिषद के ध्यान को आकर्षित करने के लिए लाया जाता है। और शून्यकाल की तरह यह भी एक भारतीय नवाचार है। यह भारत में ही शुरू हुआ और इसकी शुरुआत भी जो है 1954 में हुई थी। हालांकि शून्यकाल के विपरीत इसका नियम प्रक्रियाओं में उल्लेख है। इसका प्रयोग राज्यसभा में होगा, इसका प्रयोग जो है राज्यसभा में होता है। क्लियर है। अब बात करते हैं अंतिम प्रस्ताव, जो कि स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव का मतलब होता है पूरा रोक देना, यानी कि स्थगन प्रस्ताव सदन में अत्यंत सार्वजनिक महत्व के मामले पर सदन के ध्यान को खींचने के लिए लाया जाता है और इस प्रस्ताव को लाने के लिए 50 सदस्यों की समर्थन की आवश्यकता होती है। इसका प्रयोग राज्यसभा में नहीं होता है, यह सिर्फ लोकसभा में किया जा सकता है, ठीक है। तो ये प्रस्ताव था, पांचों प्रस्ताव के बारे में हमने जो नोट्स तैयार किए थे आपको भी बता दिए। और आप लोग भी यदि इनको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक के या म्यूट करके भी वैसे भी हो सकता है, तो मतलब म्यूट ना हो जाए, कि कॉपीराइट का इशू लगता है बहुत ज़्यादा। तो प्रयास करेंगे कॉपीराइट इशू ना हमारे, कि हम उनका सॉन्ग यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो अपना क्लास ले रहे थे लेकिन बैकग्राउंड में बज रहे थे, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है, ठीक है। उसके बाद
बाद यूपीएससी आईएएस संसद का जो क्लास 7 की है, जो नेट 7 नोट्स जो 7 तैयार किए उनके बारे में चर्चा करेंगे। ये अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और साथ में शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, लव यू, लव यू।